क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है। इसमें जो है हम आज पहले लेसन को देखने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ये लेसन है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आवेश। हम चार्ज बोलते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए आवेश क्या होते हैं। आवेश क्या होता है? आवेशित होना। भाई कोई वस्तु है जो आवेशित हो जाती है। आवेश वह कारक है जिससे कोई वस्तु जो है आवेशित हो जाती है। ठीक है, आवेश आवेशित मतलब क्या हुआ? चार्ज दिया जाए और चार्ज को ले ले वो, तो उसी को आवेश कहा जाता है। लिख लो, आवेश वह कारक है जिससे कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। आवेश वह कारक है जिससे कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। हाँ, आवेश जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। समझ में आया कि नहीं? भाई आवेश जो होते हैं धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक, अब एक चीज जान लीजिए, इसको ज्यादा लिखाएंगे नहीं, जान लो। देखो, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश आप जानते हो भाई। धन धन होगा, दो चुंबक ले लो, अरे उसमें भी तो आवेश होता है एक प्रकार का। देखा जाए तो विद्युत बल आवेश होता है। जैसे समान प्रकार के चुंबक अगर एन का सिरा चुंबक का लगाओगे तो क्या होगा? आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। भाई समान होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत आवेश होगा तो आकर्षित करेगा। तो ऐसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज में भी है, आवेश में भी है कि समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतना समझ में आ गया? यानी समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका जो आवेश का मापन होता है, यानी एक आवेश की अगर इकाई देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम सुना होगा। तो एक इकाई जितना ऋण आवेश होता है उतना ही आवेश का जो है ये माना जाता है। जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो है एक इकाई ऋण आवेश होता है। आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर होता है, बराबर होता है, जो कि E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। भाई एक इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ आवेश की बात हो रही है, तो आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1 भाई इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो ऋण लगाएंगे, ठीक है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इतने परिमाण जो है वैद्युत आवेश यानी आवेश का भी होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, निर्धारित कर दिया गया कि ये हमारा कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर,
मान लीजिए कोई एकांक आवेश है, अब इस पर जो आकर्षण बल कार्य करेगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला, मान लीजिए कोई क्यू आवेश है, कोई ये वैद्युत क्षेत्र है और इसके एकांक आवेश पर जो आकर्षण बल कार्य करता है, अरे कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, कोई उस पर आवेश भी तो होगा, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, तो अब उस पर एक आकर्षण बल कार्य करेगा। अरे कोई दूसरी चीज ले जाओगे तो उसको आकर्षित नहीं करेगा, तो जब उस पर आकर्षण बल कार्य, जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे उसकी तीव्रता कितनी है, कितने जोर से वो खींच रहा है, भाई उस पर आवेश होगा, तो भाई कोई आवेश होगा और एक उसका क्राइटेरिया होगा क्षेत्र होगा, तो वही कहा गया वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। इतना लिखना है। सी वाय विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। हमने कहा कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र के बाहर, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वही कहा गया किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अरे जैसे मान लो यहाँ कोनो चीज रखा है, ठीक, और रखा गया है, अब हमें कोई आवेश यहाँ से दिया गया, क्यों आवेश दे दिया गया इसको, अब यह कुछ क्राइटेरिया होगा ना जो आकर्षण बल अनुभव करेगा, दूसरे को आकर्षित करने का एक क्षेत्र निर्धारित किया गया होगा, तो वही क्षेत्र, तो जितने वहां एक एक्टिविटी हुए, जैसे प्रभाव रहा नहीं, जैसे लंबड़दारे रहा तो कहा हमारा इतना क्षेत्र आटे इतने वहां दूसर के वो भी ना हो, तो वैसे ऐसे आवेश देगा, तो आवेश के बाद कुछ दूर तक के क्राइटेरिया, जैसे कहते हैं कि तार के नीचे न जाए, जैसे चपकाए ले, तो चपकाए काहे के लिए, क्योंकि उससे कुछ एक्टिविटी तीव्रता होती है, तो वो दूर से ही आपको आकर्षित करते हैं। तो ऐसे कहा गया कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश, यानी कोई आवेश अगर है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई? अब उसके क्षेत्र का कितना एक्टिवेशन है, कितनी तीव्रता है, वो उसी को प्रदर्शित करता है। यदि वैद्युत बल F तथा आवेश का रहा है, क्यों रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो भाई हमने कहा कि मान लीजिए यदि वैद्युत बल F हो तथा आवेश Q हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो आपको E बताना है ना, E बराबर याद रखना इसको F अपान Q होता है। E बराबर क्या होता है, F अपान Q, इसको याद रखिएगा, बाद में भी आवश्यकता पड़ेगा इसकी। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर F अपान Q, एकांक आवेश पर, यदि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जो आकर्षण बल लगता है वो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। समझ में आ गया? चलो वैद्युत बल, ये वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, हमने कहा देखो वैद्युत बल यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहा वैद्युत क्षेत्र, मान लो वैद्युत क्षेत्र, जैसे यह कोनो पिंड एक चारों ओर क्षेत्र बना है, ठीक, अरे कोनो वस्तु है, इसका धन आवेश या ऋण आवेश कोई दिया गया है, अब अपने चारों तरफ एक क्राइटेरिया बना ली इसके इतना क्षेत्र रहे, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये वैद्युत क्षेत्र है ना पूरा, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर, ये आवेशित कण है, मान लो कोनो चीज रखा रहा है, आवेश दिया गया है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल, किसी आवेशित कण पर
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर, मान लो क्यों आवेशित कण रहा, किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत बल कहलाता है। समझ में आया नहीं? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। समझ में आ गया? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कण के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ स्थित? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर, कोई आवेशित कण है उस पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बल कार्य। अरे जैसे कोनो तार लाग हुए और तार में धारा प्रवाहित कर दी जाए तो वहां एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गए? तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। अब आगे क्या कहा गया कि जो कि वैद्युत क्षेत्र अभी बल जो रहा F जो है F बराबर E इंटू क्यू। कहने मतलब हमने कहा कि जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और तथा कण के आवेश क्यू है के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर E इंटू क्यू। ये यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा आवेश Q के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर E इंटू क्यू। समझ में आया नहीं? अभी F बराबर E इंटू क्यू है, अगर यहीं पे अपन निकाले खोए कहा जाए क्यू E बराबर का हुआ था, तो E बराबर वही का बता रहे तो लेके आए, बस वही सब ये एक दूसरे से रिलेटेड रहे। बस ध्यान रखो, लेसन है वैद्युत आवेश। लेसन कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कोनो चीज का आवेशित की जाए, कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, वैद्युत दी जाए, आवेशित की जाए, तो आवेश क्या है, कैसे है और के चारों तरफ क्या क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यही हम पढ़े। तो कुछ नया चीज इसमें नहीं पढ़ना। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, अरे वैद्युत क्षेत्र जान गए ना वैद्युत क्षेत्र का है, तो वही कहा गया कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, मान लेगा तो हाँ यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस पर कोई धन आवेश क्यों मान लेगा, यानी पूरे क्षेत्र में जो है धन आवेश समान रूप से फैला है, तो एक आ गया किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान, यानी पूरे में एक समान एक आवेश है। कौन आवेश है? धन आवेश है मान लियो। तो धन आवेश द्वारा अपनाया गया मान पूरे को वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ये कहा जाता है हाँ इसमें बल रेखाएं पूरे में चल रही है। समझ में आ गए? अरे करंट लगा दो पूरे में आवेश फैल जाए,
तो यक्कई मेर के आवेश फैला हो तो एक वैद्युत बल रेखा उत्पन्न है क्या उत्पन्न है, बस वही है, कोई नया नहीं है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ये हमेशा धन से ऋण की ओर चलती है। कहां से चलती? धन से ऋण की ओर चलती है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा धन आवेश से चल करके ऋण आवेश की ओर चलती है। समझ में आ गया नहीं? यानी धन से ही ऋण की ओर चलेगी, ऋण से धन की ओर नहीं चलती। समझ में आ गया? अगली हेडिंग है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश, देखो एक बिंदु आवेश इधर है, एक बिंदु आवेश ई मान लो Q1 है, ई मान लो Q2 है, ठीक जी। तो दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए। समझ में आ गया नहीं जी? हमने कहा कि दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से जो है r मीटर की दूरी पर रखे गए। इतना समझ में आएगा? अरे बिंदु आवेश मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। समझ में आ गया नहीं? और दो बिंदु आवेश होगा तो एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। तो दो बिंदु आवेश मान लीजिए कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अरे एक प्लस है एक माइनस है, या तो आकर्षित करे एक दूसरे का और या तो प्रतिकर्षित करे। तो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, भाई आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ नहीं? अभी लिख लोगे समझ में आ जाएगा। कूलाम के एक नियमानुसार, नियमानुसार भाई कूलाम के नियम क्या कहता है? इन्हें दो आवेशों, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कहा कि कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिखना आप नहीं ऐसे न समझ में आए तो फार्मूले ध्यान रखिएगा, आराम से हो जाएगा। यानी F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। भाई r है ना बीच की दूरी, तो r² हमने क्या कहा कि कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, भाई ये दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, चाहे आकर्षित हुए और चाहे प्रतिकर्षित हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
अरे जो बल कार्य करत बा F इसके दोनों आवेशों के गुणनफल में है ना ये। अरे जहाँ यही मेरे बगल बगल लिखा है कि मतलब क्या हुआ, गुणनफल नहीं हुआ, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अंकमानुपाती तथा उनके मध्य में बीच की दूरी, यानी मध्य में कितनी दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो 1/r² लिखा गया ना। अरे अंकमानुपाती मतलब सामने में, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में भाग, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरह समझ में आएगी नहीं। एक मान लो एक क्वेश्चन फर्स्ट, एक मान लो एक क्वेश्चन सेकंड, दोनों जने जोड़ लो। अरे दोनों जने मिलो वो तो ए एफ समानुपाती ऊपर आए जे, अरे Q1 Q2 ऊपर चला नहीं है और R² नीचे आए ना है, ऐसे तो बने। और एक समानुपाती हटा दियो, बराबर लो लगाओगे यहाँ, तो बराबर की जगह कोई कांस्टेंट लाओ, कांस्टेंट के रखेंगे और बाकी का ऐसे लिख दियो Q1 Q2 अपान R²। और दिक्कत और सुनो, कांस्टेंट के वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये इसकी वैल्यू है के बराबर, अरे ये लो लिखा जाता ना, ठीक है। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, समझ में एक उठा के भेज होगा मुझसे बस। तो ये आपका बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। यही आपका कूलाम के नियम का फार्मूला है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अंकमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां एप्सिलॉन 0 लिखा है, एप्सिलॉन 0 तो है, समझ में आ गई। अरे 4 तो 4 आवे करे, पाई का मान जानवे करा था, ये एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युत शीलता है, निर्वात की विद्युत शीलता का बोला था। और सुनो, तथा के एक जने के लिखा बाटे जी का आप बहुत घबराते, ये है माध्यम का परावैद्युतांक, वैद्युतांक है माध्यम का परावैद्युतांक। अरे माध्यम का है, कौने माध्यम में का रखे बाटे तो वहां का ये क्या हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, समझ में आएगा नहीं। तो ये कूलाम का नियम। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो फिजिक्स है देखा, जैसे केमिस्ट्री में दिमाग लगा पढ़ा जाता है, ऐसे फिजिक्स में पहले हेडिंग रटो, का रटो और हेडिंग रखने के बाद वो हमारा देखो कौन फार्मूला लगा है, फार्मूला दिमाग में बैठा है, लिख के पढ़ो तब वो याद हुए। और फिर हेडिंग और फार्मूला समझ गए, बीच में क्या लिखा हुआ है सब याद लीजिए, समझ में आ गई। जैसे हेडिंग कहा गया बिंदु आवेश के कारण, मान लो कोनो बिंदु है, अब वहां आवेश दीन गवा, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी फिर वह के कारण कोनो बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी तीव्रता ज्ञात करना है, समझ में आया नहीं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु है, मान लो +Q आवेश रहा, ठीक, और यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, ठीक है, आवेश Q0 मान लीजिएगा, ये कोनो बिंदु है, कोई धन आवेश है, ठीक, और इनसे कितनी दूरी पर है, R मीटर की दूरी पर, किससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। माना कोई धन आवेश है जिससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यही बिंदु पर, यानी इनसे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो समझ में आएगा। बिंदु P पर जो बिंदु P रखा गया है, कोई परिरक्षण धनावेश माना गया, यानी कोनो आवेश धनावेश माना गया,
और फिर अब जैसे यकावेश तो रहबे हुआ यकावेश यहो मान लो झट से कूलाम के नियम न लागू होई जे। अरे दो बिंदु के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल और दोनों आवेशों के गुणनफल के अंतर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यंतक्रमानुपाती। तो यक बिंदु आवेश तुम मान के कोनो बिंदु दूसरा लिहो कि हाँ एक बिंदु आए हो कोनो आवेश जैसे आवेश मान झट से कूलाम के नियम पे लागू हो जी। समझ में आ गया नहीं? बस जो बना है पहले इनका लिख लो। कैसे लिखो? माना कोई धन आवेश अरे इधर वाला धन आवेश है तो आई प्लस क्यू। ठीक, कोई धन आवेश किसी बिंदु पर रखा है स्थित है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने लिखा जो बताया कोई अलग से लिख दिया। यदि बिंदु P पर कोई परिरक्षण धन आवेश Q0 रखा हो तो कूलाम के नियमानुसार तो कूलाम के नियमानुसार क्या कहे हैं भाई? कूलाम ने दो बिंदु के लिए बताया ना, एक धन आवेश है दूसरा क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्यंतक्रमानुपाती यही बताया गया है। तो जैसे एक प्लस क्यू आवेश मान रहा और ऐसे बिंदु r मीटर की दूरी पर एक बिंदु कौन रहा तो वह अगर हम धन मान ली जैसे एक धन रहा एक और मान ली तो फिर कूलाम के लागू हो जाए ना लागू हो जाए। तो बस वही लगा दो F बराबर देख एकवा प्लस क्यू आ एकवा Q0 माने है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक तो Q आई और दूसरा का Q0 आए और अपान r स्क्वायर। समझ में आ नहीं? अरे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अरे प्लस क्यू रहा प्लस करो लिखा जे माइनस को दिखावा जा। ठीक, समझ में आ गया था ना? और सुनो अगर हम एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो तीव्रता होता है F/Q होता है। क्या होता है? समझिएगा इसको। F बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान r स्क्वायर होता है और E बराबर हमने आपको बताया F/Q होता है। ठीक, तो बस यही लिखा दे देगा। हमें ये लिखा रखे ना, क्या लिखा रखा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो तीव्रता E बराबर F/Q F तो वैल्यू मिला तो E बराबर का है जे E बराबर तो एक तो रखबे करबो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो एक है अरे Q0 और अपान r स्क्वायर तो रहबे करी है और साथ में Q हो तो का Q0 मान लियो बिंदु आवेश Q0 से कैंसिल होएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। समझ में आवा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। यही है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ के याद कीजिए तो आराम से तैयार हो जाए, कुछ है नहीं। हाँ बस जवन बना है वही लिखा है और वही याद है। अरे कूलाम के नियम लगोगे वही कूलाम के नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर रहा तो यह Q होएगा एक बार Q होएगा r स्क्वायर रहबे करे और फिर E बराबर F/Q बताया मैंने। अब Q देखो Q का Q0 माना देखो क्योंकि हम जो नवा बनाए हैं वही तो ऊपर लगावा जाता है तो नीचे वाला Q0 होएगा ऊपर वाला Q0 रहा दोनों काट दें जो बचा वही आएगा। कि है नहीं ये सर जी F कहां गए? हां अरे यार E बराबर हुआ था F/Q एक पहले वही लिखाया है कि नहीं? तो वो अकेले लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q लिखाए रहे तो E 18 से बना
ये फार्मूला तो ये कूलाम के नियम अनुसार आवा ना, ये का आवा F बराबर इतना है, कंफर्म है ना। अब हम जाने थे E बराबर F पान क्यों हुआ थे, तो F के वैल्यू E इतना हिया दे दिहन और Q का Q0 मान के दे दिहन, बस दोनों जने कट गए, बस का बचा Q अपान R स्क्वायर बचा, छोड़ के है ये वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेगा ना, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता E निकालेगा हां, तो E बराबर F अपान Q हुआ था और F बराबर देखो E हुआ था, अब ये भाई निकालना है, हिया से निकाल रहे हैं, ये हुआ था, ये कहां से आवा, कूलाम के नियम के अनुसार बनाया ना। अरे एक थोड़े बिंदु इराबे भाव प्लस Q धनावेश, इनसे r मीटर की दूरी पर एक जने P रहे और राइट हाथ में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेगा, तो मान लिया कर थोड़ा कल्पना करे पड़त है, मान लिया एक Q आवेश हो हटे जेका 0 बना दे, जैसे कोनो आवेश नहीं है ना 0 बना दे, ये पे मान लें एक धन आवेश हो आएगा कोनो, तो अब दो धन आवेश हो गए r मीटर की दूरी पे, ले कूलाम के नियम लाग गए दंड से, तो कूलाम के नियम जाना था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और यही या Q ही होगा या Q होगा। अब हम यही जाने थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F पान Q हुआ था, तो बस ठीक है, F का मान इतना है, ये उठा के धरें और E Q का Q0 माने क्योंकि हुआ वाली बात हो रही है ना, तो Q0 कट गया, बचा Q अपान R स्क्वायर लियो, आएगा E बराबर, यानी कहने मतलब एक बिंदु आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो इस क्लास में बस इतना, फिर अगले क्लास में जो बचा हुआ है उसको भी खत्म करेंगे।